साथियों, बचपन से आपने हम सब ने एक बात जरूर सुनी होगी कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। परंतु आज जिस घटना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उस घटना के बारे में आप जब समझेंगे तो आपको शायद विश्वास हो जाएगा कि अपराधी की भी जाति होती है, अपराधी का भी धर्म होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय सुमन और आप देख रहे हैं आज की खास चर्चा द गर्जना मंच चैनल पर। साथियों, इस पूरी घटनाक्रम की मैंने जब पुष्टि की तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इस पूरी खबर के लिए हमारे समाज के लोगों तक, हमारे अपने YouTube चैनल के दर्शकों के लिए और समस्त समाज के लोगों के लिए बात पहुंचाई जाए इस पूरी घटना के बारे में कि ये कितनी निंदनीय घटना है। साथियों, इस घटना के बारे में बताते हुए बहुत मन व्यथित हो रहा है, परंतु इस चर्चा की हम पूरी तरह से पुष्टि करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर की वो घटना शायद आप तक सोशल मीडिया या फिर टेलीविज़न जैसे अन्य माध्यमों से आप तक पहुंची होगी, जिस घटना में परिवार के 5 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार करके जमीन के अंदर 10 फीट का गड्ढा खोद के दफना दिया गया। इस खबर की संपूर्ण पुष्टि हम करेंगे। खबर के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो शायद आप तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। साथियों, घटना का आरंभ होता है 13 मई से। 13 मई को आदिवासी परिवार की एक महिला और उसकी 3 जवान बेटियों और एक परिवार के 14 साल के बच्चे सहित परिवार के कुल 5 सदस्य अचानक शाम को 13 मई से लापता हो जाते हैं। यह खबर उनके एक बेटा और एक बेटी जो कि पीथमपुर में निवास करते थे उनको पता चली। तो जब वो घर वापस आए और उन्होंने इस पूरी खबर की जानकारी जब निकाली तो उनको कोई सबूत ना कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इस खबर की सूचना वो नेमावर थाने के लिए देने के लिए जा रहे थे। वहां पर नेमावर थाने पर पहुंचे। वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा थोड़ा आनाकानी की गई, यानी गंभीरता से उस मुद्दे को नहीं लिया गया। जैसे तैसे करके रिपोर्ट दर्ज वहां पर हो गई। मृतिका रूपाली का फोन पुलिस विभाग की कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए सौंपा गया। उसमें पता तभी चल चुका था कि अंतिम कॉल सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति का है। परिवार के सदस्यों को भी वहां से सुरेंद्र पर शक शुरू हो गया था, मगर वो खुलकर नहीं कह पाए। उसके बाद भी पुलिस के साथ आरोपी सुरेंद्र कई दिनों तक घूमता रहा और पुलिस इस घटना की जांच में बहुत ढील देती रही। और इन सदस्यों के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर पुलिस द्वारा लगातार टाला जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि आप लोग घर जाओ, जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचा देंगे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। प्रमुख छोटे बड़े कुछ आदिवासी दलित संगठनों ने प्रशासन पर जांच के लिए जब दबाव डाला तब पुलिस प्रशासन होश में आया, परंतु घटना के 40 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया, ना ही गिरफ्तार किया। तो साथियों, इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आरोपी को प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो पर संरक्षण तो दिया जा रहा था और आरोपी आवारा घूम रहा था। सुरेंद्र के बारे में बात कहें तो सुरेंद्र कई हिंदुवादी संगठनों का सदस्य है एवं वहां के क्षेत्रीय विधायक का भी करीबी बताया जा रहा है। इस हत्याकांड के खुलासे में मुख्य आरोपी सुरेंद्र मृतिका लड़की रूपाली का प्रेमी बताया जा रहा है। पता चला है कि सुरेंद्र राजपूत की शादी कहीं दूसरी लड़की से फिक्स हो चुकी थी। सुरेंद्र की शादी में उसकी प्रेमिका जो कि मृतिका रूपाली शादी में अड़चन बन रही थी। उस अड़चन को दूर करने के लिए सुरेंद्र और उसके अन्य लगभग 18 साथी बताए जा रहे हैं। 18 साथियों के साथ ने मिलकर के उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम देने का एक योजना बनाई। साथियों, जब मामला आगे बढ़ता है तो कई आदिवासी संगठनों के सदस्यों द्वारा बताया जा रहा है कि पहले उन सभी लड़कियों और महिला के साथ सुरेंद्र चौहान एवं सभी अन्य लगभग 18 साथियों द्वारा बलात्कार किया गया। फिर 5 लोगों को मौत के घाट उतार कर एक खेत में 10 फीट का गड्ढा खोदकर बहुत ही निर्मम तरीके से एक के ऊपर एक 5 लाशों को दफन कर दिया गया। सपूत मिटाने के लिए उनके ऊपर नमक और यूरिया का छिड़काव भी किया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा सुरेंद्र सबको चकमा देने के लिए लड़की के फोन से, लड़की की फेसबुक आईडी से स्टेटस लगाकर फेसबुक पर पुरानी फोटो शेयर करता रहा और स्टेटस डालकर विश्वास जताता रहा कि हम सब लोग यहाँ पर ठीक हैं, जबकि वह उन 5 सदस्यों की जान ले चुका था। वहां के स्थानीय आदिवासी संगठन घटना के बाद प्रशासन और नेता मंत्रियों को लगातार ज्ञापन सौंपते रहे और हुई इस बेहद दर्दनाक घटना की जांच की गुहार लगाते रहे, परंतु 40 दिन तक घटना के बारे में कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। साथ ही सत्ता पक्ष के किसी भी मंत्री विधायकों द्वारा किसी तरह का परिवार को आश्वासन नहीं दिया गया, न किसी तरह के जांच के आदेश दिए गए। अब लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच में इतनी बड़ी ढील क्यों दी गई, जब पुलिस प्रशासन को घटना के
आरोपी की सुराग पहले ही लग चुकी थी। जब कॉल हिस्ट्री में अंतिम कॉल सुरेंद्र का था तो 45 दिन में कैसे लगे जांच करने में। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था। इससे यह तय होता है कि आरोपी को इसलिए जल्द गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब यहाँ से कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि घटना की जांच में इसलिए ढील दी गई क्योंकि सरकार एक आदिवासी वर्ग और गरीब तबके से आता है। क्या ढील इसलिए दी गई क्योंकि आरोपियों का संबंध सत्ता पक्ष के नेताओं से है या कई बड़े हिंदूवादी संगठनों से है? तो ये सारे सवाल इस पूरी घटनाक्रम पर लगातार उठ रहे हैं। इसी बीच वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस महकमे के ऊपर वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच न करने का दबाव भी डाला जा रहा था। परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि फिर वहां के एसपी एवं पुलिस महकमे ने घटना की जांच में थोड़ी गंभीरता दिखाई और घटना की छानबीन तरीकेबद्ध शुरू की जांच के साक्ष्य मिलना फेसबुक से फिर शुरू हुए। तो घटना की जांच में प्रशासन ने रुचि दिखाते हुए आखिर घटना के मुख्य आरोपी सुरेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया। उसके बाद धीरे धीरे करके एक के बाद एक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु जयस जैसे कई बड़े आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में लगभग 18 लोग शामिल हैं, लेकिन अभी सिर्फ 8 ही लोगों की जानकारी प्रशासन के हाथों लगी है। इसके बाद से लगातार आदिवासी वर्ग के लोगों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद से लगातार आदिवासी वर्ग के लोगों के द्वारा आंदोलन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा रैलियां करने के साथ साथ घटना की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। पूरे 18 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं घटना के सभी आरोपियों को फांसी की सजा की गुहार लगाई जा रही है। परंतु जांच अभी जारी है। अब कुछ सवाल आपके मन में भी इस घटना के प्रति उठ रहे होंगे, कुछ सवाल हमारे मन में भी इस घटना के प्रति उठ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि अपराधी का भी कोई जाति, धर्म या मजहब नहीं होता, पर मैं ये बात को खंडन करते हुए ये बात कहता हूँ कि अपराधी की जाति होती है, अपराधी का धर्म होता है। अब मैं उसको सिद्ध करना चाहता हूँ। मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, परंतु जो सच है मैं उसको बोलने का प्रयास करूँगा और आपको भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, सिर्फ आदिवासी का नहीं, सिर्फ दलितों का नहीं, बल्कि देश की उस हर बेटी की सुरक्षा का है जो इस देश में जन्म लेकर चैन से जीना चाहती है, कुछ करना चाहती है। मैं देश की उस प्रत्येक बेटी के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हूँ और रहूँगा, जो चाहे किसी भी जाति वर्ग की क्यों ना हो। अत्याचार अगर बेटी के साथ होता है तो उनके खिलाफ लड़ना मेरा और हम सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए, मगर नहीं, उससे पहले हमारे बीच में आ जाती है जाति, वर्ग, कि हम किस जाति के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसकी लड़ाई सिर्फ वही वर्ग लड़ेगा। साथियों, अपने वर्ग का आरोपी हो तो शांत बैठे रहते हो, मत बोलो, संरक्षण दे दो, जो कि आज वही हो रहा है, एक संरक्षण दिया जा रहा है अपराधियों के लिए। जब देश में कोई बड़ी घटना होती है और उसका कोई आरोपी मगर मुसलमान हो या सिख हो या बौद्ध होता है तो उस पूरी घटना को पूरे देश का मीडिया कवर करता है और साथ ही इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर पुगला जाता है। और वो कुछ संगठन जो सबसे आगे आकर खड़े होते हैं, आरोपियों को मुसलमान आतंकवादी या सिख आतंकवादी कहते हैं, वगैरह वगैरह कहने के नारे लगाते हैं लगातार। परंतु जब अपराध किसी निचले वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग की बेटी के साथ होता है तो वो हिंदूवादी संगठन किस चूहे की पोल में घुस जाते हैं जो किसी उच्च वर्ग की बेटी के साथ हो रहे अत्याचार पर सड़कों पर जाम कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। क्या निम्न वर्ग की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर उस वक्त इन संगठनों का जमीर नहीं जलता? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। क्या निम्न वर्ग की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर उस वक्त उन संगठनों का जमीर नहीं जगता? क्या कोई छोटी सी घटना लग रही है आपको? एक ही परिवार की 3 जवान बेटियां और एक 14 साल के नाबालिग बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया और लोग राजनीतिक संरक्षण देने के लिए खड़े हो रहे हैं। उनसे लड़ने की बजाय मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवास नेमावर की उस घटना सामने आने के बाद में न्याय की मांग के लिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासी संगठन और दलित संगठन बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके अलावा कोई हिंदूवादी संगठन न्याय की गुहार नहीं लगा रहा है। साथियों, क्यों ऐसा? और वहां देश में कोई हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की आपस में सहमति से शादी कर लेते हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है। ये बात जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। देश के अंदर कोई भी घटना ऐसी होती है कि कोई हिंदू मुसलमान लड़का लड़की आपस में अपनी आपसी सहमति के साथ शादी कर लेते हैं तो उसको हिंदू मुसलमान लव जिहाद का नाम दिया जाता है। ये लव जिहाद है, उसके लिए आंदोलन खड़े हो जाते हैं। विभिन्न जागरण मंच भी चल रहे हैं आज, और न जाने देश में जगह जगह भाषणबाजी होने लगती है।
अब नहीं है हिंदू बेटी खतरे में, उच्च वर्ग की बेटी हिंदू है। अब नहीं खुल रहा है किसी का मुंह, अब क्यों खुलेगा? क्योंकि अपराधियों को उन सभी राजनीतिक और धार्मिक लोगों द्वारा संरक्षण जो दिया जा रहा है, तो वो तो चुप रहेंगे ही ना। साथियों, न्याय न्याय होता है और अन्याय अन्याय होता है। कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, फिर कौन आवाज उठाएगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि उस परिवार के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आप भी आवाज उठाइए और सरकार से कहिए कि बेटियों को सुरक्षा दो, वरना कुर्सी खाली कर दो। बहुत हो गया। जैसे जरा भी फिक्र नहीं बहन बेटियों की, उसको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, जब किसी उच्च वर्गीय की बेटी के साथ जब कोई अन्याय होता है तो पूरे देश में त्राही त्राही मच जाती है। लोग मीडिया से लेकर के जन जन तक यात्राएं करते हैं, हम भी उसमें शामिल होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो मुद्दा सिर्फ बेटी का है कि एक देश की बेटी है जिसके साथ गलत हुआ है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारे सामने जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं रहता, लेकिन आपके सामने रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में वहां पर कोई न प्रशासन का आदमी आश्वासन देने के लिए पहुंचा। उस घटना में जबकि 500 मिलने के पहले तक वहां का मंत्री विधायक कोई उस घटना पर जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा। जब घटना 500 मिल गए, जब ये पता चला कि ये ऐसा हो चुका, उसके बाद में जाकर के ये मंत्री विधायक वहां पर रोटी सेकने पहुंच गए अपनी राजनीति। तो साथियों, इसी के लिए मैंने कहा था कि अपराधी जाति मजहब का होता है, आप इस बात को ठुकरा नहीं सकते। इसी के साथ आगे जो भी और खुलासे होंगे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये वक्तव्य हमारा पहुंचाने का शायद सफल हुआ होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।